ओके, एक ही वाजपेयी। सुमैया राणा पता नहीं शायद आवाज सुन पा रही है या नहीं सुन पा रही। एक ही आपने सबसे पूछा है, पंकज जी से भी पूछा, ये समाजवादी वालों से पूछा, ये आरजेडी वालों से पूछा, स्पेसिफिकली पूछा, रिपीटेडली पूछा कि आप इसके विरोध में या पक्ष में। किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने ये खुल के नहीं कहा कि हम विरोध में हैं। दाएं बाएं चले गए, कहीं ना कि हम विरोध में हैं या इसमें ये खामियां हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये कहने की हिम्मत है उनके पिछले किसी ने नहीं कहा। पूछ ली, दोबारा पूछ ली, कोई ऐसा कानून नहीं बनाई है जिसकी देश को जरूरत है। ये क्या आदत है? नहीं, मतलब किसी ने नहीं कहा, ये फैक्ट है। अब दूसरी बात हम कहते हैं, देखिए संविधान की दुहाई देती हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये संविधान का मैंडेट है। आर्टिकल 44 संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि आप ये करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का परिभाषा भी तो पढ़ लेते वाजपेयी जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का परिभाषा भी बदल दीजिए कि उसकी जरूरत नवल एक सेकंड वाजपेयी जी अपनी बात कह लें, उसके बाद आप कर लीजिए। आप ही भाजपा के साथ रह के ऐसे ही बेईमानी विचार एक मिनट आप बोलिए वाजपेयी। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक मैंडेट है नंबर 1 और बीजेपी का बड़ा पुराना डिक्लेरेशन है। कौन सा मैंडेट है? और बड़ा पुराना डिक्लेरेशन विद मैनिफेस्टो में लिखा था, जिससे 2 बार जीत के आए हैं। इसको बिगाड़ने का कोशिश क्या दिक्कत है? सरकार उनकी है, संवैधानिक मैंडेट है, वो लेके आएंगे। आप देखिए क्या हुआ, 2016 का मामला है, ये आज का मामला नहीं है कि चुनाव का है इसलिए लिया है या दोबारा छेड़ दिया। नो, 14 में ये लोग इन्होंने जो आए और 16 में आते ही सबसे पहले रेफरेंस किया, ये लॉ कमीशन को रेफरेंस किया कि इस पे आप बताइए क्या रिकमेंडेशन है आपकी। और 18 में रिपोर्ट नहीं आई, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। आई एम सॉरी, उसको क्लियर करिए। फाइनल रिपोर्ट लॉ कमीशन ने नहीं दी, एक पेपर निकाल दिया, उसमें उन्होंने जरूर कहा कि भाई इस वक्त ये ठीक नहीं है मामला। अब 22 में ये 22वां लॉ कमीशन बन गया, क्योंकि वो रेफरेंस पेंडिंग है, इसलिए उन्होंने दोबारा उसको ऑब्जेक्शंस मंगवाने शुरू कर दिए, नंबर 1। और ये कोई न तो लॉ कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, न स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट्स ए एडवाइजरी कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब वो एग्जामिन कर रही है, ऑब्जेक्शंस मंगाई है, जो नतीजा होगा उसके बाद मिनिस्ट्री में जाएगी। मिनिस्ट्री के बाद सरकार मानती है नहीं मानती वो बात का विषय है। मानेगी के शर्मा कह रहे हैं लाएंगे। बिल्कुल उनका डिक्लेरेशन है, उनका डिक्लेरेशन है, हम तो बार बार कह रहे हैं। और वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि हम इसको लाएंगे। और अब कानून कैसे बनता है? पार्लियामेंट में अगर पास हो जाएगा, मेजोरिटी उनकी लोकसभा में है, कैसे आएगा? राज्यसभा में कैसे पास होगा? राज्यसभा में भी पास हुए, पहले भी हुए हैं। कंट्रोवर्शियल बिल कहां पास हुए हैं? अरे पहले जाते हैं वहां पर क्यों? 370 कंट्रोवर्शियल नहीं था? पास हुआ कि नहीं हुआ? अरे बने हुए से नहीं पास हुआ, सब पास होते हैं। वो देखिए, वो तो लोकसभा और राज्यसभा का मैंडेट है, वो क्या करेंगे वो भविष्य के घर में है, लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके हिसाब से बाकायदा पास हुआ। क्यों जरूरत? अब इसमें एक और चीज क्लियर करिए, ये बार बार कहते हैं। अरे यार इनको चुप कराओ। नवल एक सेकंड वाजपेयी जी अपनी बात कह लें जरा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन के जो पार्टियां ये अक्सर ये कह रही हैं कि धार्मिक उन्माद में हो जाएगा, पर्टिकुलर मजहब में आप इंटरफेयर करें। धर्म से क्या लेना देना इसका? ये चीजें कन्फाइन है 4: शादी, तलाक, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। इसके बारे में है। और उसमें भी क्या है कि मान लो पर्सनल लॉ जैसे अलग, हिंदू का अलग बना हुआ है, सिख का अलग है, जैन का अलग है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आ जाते हैं। मुस्लिम्स का डाइवोर्स का अलग था, सरिया एक्ट भी है। तो उन सबको कंबाइन करके इक्वलिटी होनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आप मेल है चाहे फीमेल है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अब जैसे संपत्ति में अधिकार है, तो चाहे वो मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, सबका एक ही राइट है ना कि किसी के फादर के डेथ के बाद या मतलब पेरेंट्स के डेथ के बाद बच्चों में बराबर चाहिए, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इससे ये थोड़ी डिसाइड होगा कि हम आपके धर्म में डिस्टर्बेंस करने जा रहे हैं, हम आपकी पूजा पद्धति को छेड़ रहे हैं। हम पूजा पद्धति को तो नहीं छेड़ रहे, हम आपके ड्रेस पहनने को मना कर रहे हैं। ये चीजें तो है ही नहीं। और ये 1 नेशन 1 कानून, अगर आप और पीछे चले जाएं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट हुई थी उसमें नेहरू जी ने भी सपोर्ट किया था, पंकज जी बैठे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी सपोर्ट किया था इस बात को कि ये आना चाहिए। इसीलिए संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको ऐड किया गया। मतलब अभी पर्सनल लॉज में भेदभाव होता है ना? वो तो दिखता। सुमैया राणा, क्या पर्सनल लॉज में मुस्लिमों में भेदभाव होता है क्या? औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ? संपर्क टूट गया है, फोन कट गया शायद सुमैया राणा का। नवल किशोर, ये भेदभाव होता है पर्सनल लॉज में या नहीं होता है? और आपके हिसाब से लड़का लड़की, औरत और मर्द बराबर होने चाहिए कानून में या नहीं होने चाहिए? बड़ा सीधा सा स्टैंड है इस पर। तो अभी
नहीं, जब अंबेडकर जी ने जब संविधान दिया तो पॉलिटिकल राइट्स में तो उन्होंने बोला कि मैं खुश हूं कि संविधान ने हर एक व्यक्ति को एक माना। लेकिन जो डिफरेंस और गैर बराबरी आप कह रहे हैं, शर्मा जी से पूछिए ना, जो जातिगत गैर बराबरी है उसकी क्या स्थिति है, उस पर सरकार कौन सा बात कहती है? वो तो कहती है ऊंच नीच की बात ही करती है। वो तो कहती है कि जो गरीब है गरीब रहें, जो दलित है वो दलित रहें, जो ओबीसी है ओबीसी रहें। ओबीसी के विकास के लिए मतलब चलिए मान लिया जातियों में भेदभाव होता है, नवल किशोर, चलिए सब मानते हैं जातियों में भेदभाव होता है, आप ये मानते हैं पर्सनल लॉज में लड़का लड़की में भेदभाव होता है, औरत मर्द में भेदभाव होता है? ये आपको बताना पड़ेगा क्या? इस देश में जो गैर बराबरी है, जो प्रैक्टिसेस है, जो व्यवहारिक चीजें हैं वो है, उसको दूर करने के तरीके। आप केवल कहेंगे कि जो कॉमन सिविल कोड लाकर ये सारे दूर हो जाएंगे। ओके, मैं समझ गया। सुमैया राणा, क्या पर्सनल लॉज में औरतों के साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है? देखिए मानस जी, जहां तक आप अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, शरीयत एक मुकम्मल कानून है जिसमें मुसलमानों में महिलाओं को पूरे अधिकार दिए गए हैं। उसके बारे में जो भ्रमित करते आए हैं लोग, वो अपनी जानकारी बढ़ाएं। मैं एक मुस्लिम महिला हूं, मुझे अपनी शरीयत से कोई किसी किस्म का गुरेज नहीं है, ना ही मैं किसी किस्म के भेदभाव की मारी हुई हूँ। शरीयत के अंदर लिखा हुआ और कुरान के अंदर लिखा हुआ एक एक लफ्ज की जो है वो सर आंखों पर, और जो शरीयत जिसका हुक्म देती है उसको हम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं शरीयत के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए। मुझे उनके ऊपर अफसोस है। और किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं, वाजपेयी जी वो कह रहे हैं भ्रमित कर रही हैं। नहीं, एक सवाल पूछना है इनसे। हाँ। क्या मुस्लिम महिला तलाक के लिए कोर्ट जाके तलाक ले सकती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मुसलमान पुरुष को 4 शादियां करने की इजाजत है कि नहीं है? ये इनका जवाब सुन लीजिए मेरी बात जी। आपको शायद ये जानकारी इससे पहले टेलीविजन पर किसी ने नहीं दी होगी, आज मैं आपको देती हूँ। वेरी करेक्ट। मुस्लिम महिला को पूरा अधिकार है अपने शौहर से तलाक लेने का। अगर उसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी अपराध होता है तो वो पूरी तरह फ्री है। दारुल इफ्ता, दारुल कज़ाएं इसीलिए तामीर की गई हैं, इसीलिए उनका वो हुआ है उनका एस्टेब्लिशमेंट। वो वहां जाके अपनी समस्या रख के और दारुल इफ्ता से अपने मसले का हल निकाल सकती है, जिसको खुला कहते हैं। वो महिला खुला ले सकती है। नहीं, ये आप माफ करना, ये जो हम लोगों की सबकी, जिसमें हिंदू सिख ईसाई वगैरह कोर्ट में जाके तलाक ले लेती हैं महिलाएं, आपकी महिलाएं उन कोर्टों में जाके तलाक नहीं ले सकती हैं। वो जो आपकी बनाई हुई कंगारू कोर्ट्स हैं उसमें जाके दरखास्त देती है, और वो भी वहाँ मौलवी साहब बैठे हुए हैं, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ये बात सही है कि गलत है? जिस तरीके से कोर्ट की मान्यता कोई नहीं है जब तक कि निकाह मौलवी न पढ़ाए और कुरान की आयतें पढ़ के, और जो एक तरीका होता है उस तरीके से न पढ़ाए, निकाह नहीं होगा। तो जब निकाह जिस तरीके से होगा, तलाक भी उसी तरीके से होगी। और ये हर व्यक्ति का, महिला हो या पुरुष हो, ये उसका अपना फैसला है कि उसको कैसे शादी करनी है और कैसे तलाक लेनी है। और वाजपेयी जी का दूसरा सवाल, जबरदस्ती नहीं है। क्या पर्सनल लॉज में 4 शादियों को जायज माना गया है या नहीं माना गया है? पर्सनल लॉ की बात आप मत करिए, आप ये पूछिए कि इस्लाम में 4 शादियों को जायज माना गया है कि नहीं माना गया है। पर्सनल लॉ कोई अलग नहीं है, पर्सनल लॉ वो है जो इस्लाम कहता है जी। और बिल्कुल 4 शादियों को जायज माना गया है, लेकिन उसकी जो शराइत है वो इतनी सख्त है कि अगर कोई व्यक्ति उन शराइत को पूरा करने पे आएगा तो जिंदगी में कभी 4 शादियां नहीं करेगा। क्योंकि अगर 1 इंच का भी इधर उधर फेर होता है, चारों अपनी जो एक से अलग और भी जो कोई बीवियों, मान ली किसी की 2 शादियां हुई है, तो उसको भेदभाव नहीं करना है, उसको इंच ब इंच दोनों के बीच में इंसाफ करना है। अगर वो इंसाफ करने की कुव्वत रखे तब शादी करे, वरना ना करे। ये इस्लाम बाहर निकल के आ रही हैं, और जनता और दर्शक जो आपके हैं वो तय करेंगे कि भेदभाव है, ये माना गया है। और उसी भेदभाव को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जो कि संवैधानिक मैंडेट है। ओके।